चलिए तो स्टार्ट किया जाए। इधर ध्यान रखें, क्या है पढ़िए। रीइशू ऑफ शेयर्स, अंशों का पुनः निर्गमन। कंपनी वाला ट्रेन में चढ़े हैं आप लोग, कर सकते हैं ना जी सर। कंपनी वाला ट्रेन में चढ़ गए हैं, पूरे ट्रेन का नाम ही क्या है कंपनी, और स्टेशन का नाम है। इस तरह से कंपनी वाले ट्रेन में आप चढ़ चुके हैं। सबसे पहले कंपनी वाला ट्रेन का जो पहला डब्बा था उसमें हम लोग क्या लिए, इसमें इंटर करके क्या क्या सीखे, इंट्रोडक्शन ले लिए, परिचय ले लिए, कंपनी क्या है, कैसे चलता है, क्यों चलता है, ये वो सब कुछ जाने। फिर उसके संबंध में अकाउंटिंग स्टार्ट किए तो उसमें हम लोग जनरल एंट्री सीखे। अब जनरल एंट्री किसका सीखे, कंपनी में जो अकाउंटिंग होता है उसमें जनरल एंट्री कैसे होता है, उसमें भी हम लोग सीखे कि एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। फिर आगे बढ़े थोड़ा सा तो नेक्स्ट डब्बा में गए, नेक्स्ट डब्बा में गए तो नाम चला कि कॉस्ट इन एरियर भी होता है, कॉस्ट इन एडवांस भी होता है। ठीक है, मतलब सफर पे निकल चुके हैं और एक डब्बा से दूसरे डब्बा, दूसरे से तीसरे, चौथे डब्बा में चलते जा रहे हैं। और अभी एक और डब्बा, नया डब्बा में एंटर कर गए हैं जिसका नाम है रीइशू ऑफ शेयर्स। मतलब सफर जारी है। अब सफर आप बस से करें, ट्रक से करें, नाव से करें, ट्रेन से करें, ये तो ऐसे ही बस मजाक के तौर पर, एंटरटेनमेंट के तौर पर बताया जाता है इस तरह से कि रीइशू ऑफ शेयर तक आप लोग पहुंच गए हैं अंशों के पुनः निर्गमन तक। ठीक है, हम लोग स्टार्ट किए थे निर्गमन से। कहाँ से स्टार्ट किए थे, किसका निर्गमन, अंशों का निर्गमन, और पहुंच रहे हैं पुनः निर्गमन तक। ठीक है, तो आपको पता है कि जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो जनता उन अंशों को खरीद लेता है, और जनता जब खरीद लेता है तो जितना अंश खरीदता है उतना का भुगतान करता है, और जो भुगतान नहीं करता है तो उनके अंशों को क्या कहा जाता है, कॉल्स इन एरियर शेयर कहा जाता है, कॉल्स इन एरियर शेयर कहा जाता है। और जब कॉल्स इन एरियर होता है तो फॉरफीचर होता है, जब कॉल्स इन एरियर होता है तो फॉरफीचर होता है। किसका फॉरफीचर होता है, शेयर का। किसका होता है, शेयर का, मतलब अंशों का। जबकि यदि कॉल्स इन एरियर नहीं होता तो क्या फॉरफीचर होता है। अब फिर से लेक्चर इसके बारे में क्या दे चुके हैं, जिसको फिर से जानना है पीछे वीडियो में जाके देख लीजिएगा। कॉल्स इन एरियर के कारण ही जन्म लेता है फॉरफीचर। और अब आपको ये जानना है कि फॉरफीचर से ही जन्म लेता है अंशों का पुनः निर्गमन। ठीक है, कॉल्स इन एरियर के कारण फॉरफीचर होता है और फॉरफीचर के कारण रीइशू होता है। यदि कोई शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर ना रखे तो फॉरफीचर कभी नहीं होगा, और जब फॉरफीचर नहीं होगा तो रीइशू भी नहीं होगा। सुनाई दिया, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कैसे हो सकता है। आपको पता है, सब बात पता है कि कोई भी एक कंपनी है, यदि वो 10,000 शेयर इशू किया है, कितना 10,000 शेयर इशू किया है, एक शेयर का दाम वो 10 रुपया रखा, कितना, मतलब उस कंपनी को कितना पूंजी चाहिए, पूंजी मतलब कैपिटल कितना चाहिए, 1 लाख रुपया। कितना चाहिए। अब पब्लिक जो है शेयर होल्डर बन के 10,000 शेयर को परचेज कर लिए, उसमें से एक शेयर होल्डर था, नाम हमको नहीं पता उसका, बस ये जान लो कि वो 200 शेयर खरीदा था। एक व्यक्ति था जो कितना शेयर खरीदा है, 200 शेयर, उसको भी 10 रुपया करके पेमेंट करना है, मतलब देना कितना है टोटल, 2,000 रुपया। लेकिन क्या किया कि 500 रुपया नहीं दिया, 500 रुपया नहीं दिया, तो कंपनी क्या किया, 2,000 उसको देना था, 500 रुपया नहीं दिया, मतलब कॉल्स इन एरियर रखा, तो कंपनी उसका 1500 जो जमा था उसको जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। पढ़ाई हुआ है ये सब। आपको ये भी पता है कि ये जो 1500 रुपये जब्त किया कंपनी, ये कंपनी इस अमाउंट को कैपिटल में नहीं ट्रांसफर करता है, कैपिटल में नहीं करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है बताइए, कैपिटल, आप भूल गए, कैपिटल रिजर्व में। तो 1500 रुपये जो आया था उस शेयर होल्डर से, वो 1500 कैपिटल में ट्रांसफर किया नहीं, तो कंपनी का कैपिटल कितना घट गया पूरा। यदि 1500 डाल देते कैपिटल में तो 500 ही ना कैपिटल घटता। लेकिन नियम नहीं है कि जो जब्त हो गया उस अमाउंट को आप कैपिटल में नहीं ट्रांसफर कर सकते, ये नियम ही नहीं है, तो नहीं ट्रांसफर करता है, तो पूरा कैपिटल कितना घट गया, 2000। मतलब 1 लाख का सपना देख के रखा था कंपनी की, 1 लाख रुपया आएगा, 1 लाख आएगा, उससे काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आया कितना, 98,000, तो 2000 कम पड़ रहा है ना। तो कंपनी को एक अधिकार दिया गया है कि आपका यदि कॉल्स इन एरियर के कारण आपका कैपिटल पूरा नहीं आया है तो जितना कैपिटल आपका घट रहा है उतनी के लिए आप रीइशू, तो ये 200 शेयर वो फिर से क्या कर सकता है, रीइशू, मतलब फिर से निर्गमन, फिर से निर्गमन को ही बेचना, फिर से अपने अंशों को बेच सकता है। फिर से जब इशू करेगा तो कोई ना कोई तो खरीद लेगा, कोई ना कोई तो शेयर होल्डर बनकर इन्वेस्ट करेगा, तो फिर से कंपनी का 2,000 रुपया आ जाएगा। यदि एट पार पे करेगा तो 2,000 आ जाएगा, यदि प्रीमियम पे करेगा तो और ज़्यादा आएगा, लेकिन जो ज़्यादा आएगा वो प्रीमियम में जाएगा। यदि डिस्काउंट पे करेगा, जो कि नियम तो है ही नहीं, लेकिन आप रीइशू डिस्काउंट पे कर सकता है, रीइशू डिस्काउंट पे कर सकता है, समझ दिया, रीइशू डिस्काउंट पर कर सकता है, तो रीइशू डिस्काउंट पे करेगा तो कम आएगा। तो ये सब सिचुएशन हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इंट्रो दे रहे थे, समझ में आया कि जब कॉल्स इन एरियर होता है तो फॉरफीचर होता है, और जब फॉरफीचर होता है तो रीइशू होता है। क्यों रीइशू होता है, देख लो, 1 लाख चाहिए था, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर था उसको 2,000 रुपये देना था, वो 1500 रुपये दिया, 500 रुपये नहीं दिया, ये 1500 जो दिया वो भी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। बताया क्या है, ठीक है, तो कैपिटल पूरा 2,000 से घट गया, मतलब 98,000 रुपया कंपनी के पास पहुंचा। कंपनी को 1 लाख चाहिए तो चाहिए, तो 2,000 के लिए फिर से शेयर को इशू कर सकता है, जिसको बोलते हैं रीइशू ऑफ शेयर। और बताएं एक बार और।
तो पहला थ्योरी, घर जाके जैसे ही हेडिंग दीजिएगा उसके नीचे अंशों के पुनर्निर्गमन से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन लिख लेना। आप हिंदी मीडियम से इसे हिंदी में बोल रहे हैं कि अंशों के पुनर्निर्गमन से आप क्या समझते हैं लिख लेना और उसका आंसर लिख देना। अब क्या लिखोगे, इतना बोले हैं, ये सुनने के बाद थोड़ा दिमाग लड़ाइएगा, दिमाग चलाइएगा और सजा के वाक्य बना लीजिएगा। तो इसे क्या लिखना चाहिए, अंशों का पुनर्निर्गमन क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा कि जब कंपनी जब्त किए गए अंशों को फिर से अंशधारियों को या आम जनता को निर्गमित करती है तो इसे ही अंशों का पुनः निर्गमन कहा जाता है। अब इतना लंबा जो बोले उतना लंबा नहीं डेफिनेशन लिखना है, वो समझने के लिए बोला गया ना इतना। आपको शॉर्ट में ढोलाए में लिखना है कि जब कंपनी जब्त किए गए अंशों को फिर से आम जनता के बीच निर्गमन करती है तो इसे ही अंशों का पुनः निर्गमन कहा जाता है। हाँ, उदाहरण दे सकते हैं आगे जैसे में, ठीक है, उदाहरण समझ गए। तो आगे बढ़ जाए हम। अब आप लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं आता है, ये हमको भी समझ नहीं आता है। जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक जानेंगे कैसे। चलिए, अंशों का पुनर्निर्गमन से संबंधित जो भी थ्योरी था, जो डेफिनेशन था, परिभाषा था, बता दिए। अब इसके संबंध में हम लोग सीखेंगे क्या, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इसका भी एक ही जर्नल एंट्री होता है। अब बोले सर जर्नल एंट्रीज क्यों लिखी, तो चलिए एक ही जर्नल एंट्री होता है, इसलिए जर्नल एंट्री लिखेंगे। ठीक है, जब जर्नल एंट्री करेंगे रीसोर्स का तो यहाँ भी केस लागू होगा, कंडीशन लागू होगा, केस या कंडीशन जो भी लिखना है, सिचुएशन लिख सकते हैं। तो पहला केस जो लागू होगा वो आपका लागू होगा एट पार क्या सम मूल्य पर जब अंशों का पुनर्निर्गमन होता है। तो सम मूल्य पर जब अंशों का पुनर्निर्गमन होता है तो एंट्री क्या होगा, नहीं ऐसे तो हम भी पहली बार पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन आप जो हम ट्रिक बताएं आप लोगों को, जो अस्त्र शस्त्र दिए आप लोगों को, उसका यूज करके आप खुद भी एंट्री बना सकते हैं। जब हम लोग इशू करते थे, रीइशू नहीं, जब हम लोग क्या करते थे, इशू करते थे, तो एप्लीकेशन का सबसे पहले एंट्री करते थे अब बैंक अकाउंट पर। क्यों कि पहले क्योंकि जब हम इशू करते हैं तो सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट, ये एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, तो एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट अमाउंट ही ना बैंक अकाउंट में आएगा। तो उसी तरह जब रीइशू किए तो यहाँ पर सुनो, रीइशू में कभी भी इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, या तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फिर से मिलेगा, नहीं। रीइशू में जो भी रीइशू शेयर खरीदेगा उसको फिर एक ही बार पूरा अमाउंट लमसम मेथड पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन नहीं लिखना है, बस शेयर। अब क्वेश्चन में इक्विटी लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना, प्रेफरेंस लिखा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना, यानी 8% 10% प्रेफरेंस लिखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना। नहीं सुन, बीइंग शेयर कितना शेयर, सॉरी वो भी लिखना होगा, यहाँ पे नंबर लिखना होगा, जो भी रहेगा नंबर लिखना। मान लो 200 शेयर है तो 200 शेयर मतलब 200 शेयर रीइशूड लिखना है, रीइशूड टू शेयर होल्डर, नहीं लिखना टू शेयर होल्डर, रीइशूड एट पार लिखना है, रीइशूड एट पार हो गया एट पार पे। इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद मिलेगा प्रीमियम, उसके बाद डिस्काउंट। ठीक है, तो केस नंबर 2 क्या है, एट पार, फिर से एट पार लिख दें। अब बताइए जो एट पार पे एंट्री किए थे वो एंट्री प्रीमियम में भी रहेगा कि पूरा नया आएगा, पूरा नया एंट्री नहीं आता है। जो एट पार में तो लिखना ही पड़ेगा, बस प्रीमियम एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रीमियम। जब वही चीज़ लिखनी है जो पिछला एंट्री लिखे थे, एट पार में एंट्री लिखनी है। अब यहाँ नहीं है, आज नहीं है, सही लेके आए हम नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और खाली प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटीज होता है, क्या होता है बताया ना पहले, लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट में, घटता है तो डेबिट में। वही फॉरफीचर में प्रीमियम कहाँ जाता था, डेबिट में। क्यों, क्योंकि वहाँ प्रीमियम पैसा मिला नहीं था इसलिए घट जाता था। यहाँ पर इशू करें तो प्रीमियम पैसा आ रहा है तो प्रीमियम बढ़ रहा है। तो ये घटने बढ़ने का जो रूल है ना उसको याद रखा करो, एंट्री याद रहेगा हमेशा। ऐसा फिर से लिख ही देते हैं कि बीइंग इतना शेयर, कितना शेयर हमको नहीं पता अभी, क्वेश्चन आएगा उतना लिख देना। शेयर्स क्या, बस रीइशूड एट प्रीमियम। अब प्रीमियम जो दिया रहेगा 10%, 10% लिखना, 20 को 20%, 25 को 25, जो रहेगा लिखना, अभी नहीं लिखना, जो रहेगा लिखना। अब एट प्रीमियम भी हो गया। अगला पारी किसका है, डिस्काउंट एट डिस्काउंट। अब देखिए आप लोग को उतारना पड़ता है, यदि वीडियो नहीं लगता तो 1 घंटा पढ़ा कर लगभग आधा घंटा हो जाता है। ठीक है, इसलिए अभी 1.5 घंटा रखेंगे। और तीसरा मिलने वाला है केस नंबर 3 मिलने वाला। केस नंबर 3 में अब बोले सर आप ये बात तो गलत हो गया, आप बोले थे डिस्काउंट पे इशू होना बंद हो गया। कंपनी एक्ट 2013 के बाद से डिस्काउंट पे इशू करना मना कर दिया गया है। तो इशू करना मना कर दिया, इशू री-इशू करना मना किया गया। ठीक है, तो डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो पहले जो एट पार लाइन एंट्री लिखेंगे ना, एट पार का कभी नहीं भूलिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बस डिस्काउंट ना आएगा, और डिस्काउंट आएगा वो भी पता है वो कहाँ आएगा, डेबिट में क्रेडिट में आएगा, कहाँ आएगा आपको पता है, कहाँ आएगा, इधर डेबिट में, इधर कहाँ, क्या लिखेंगे
सॉरी क्या लिख रहे हैं, डिस्काउंट गलती से, डिस्काउंट डेबिट में आता है लेकिन डिस्काउंट नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है शेयर और फीचर। हाँ अच्छा, हमसे ऐसा मिस्टेक क्यों हुआ, डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट शेयर और फीचर लिखना होता है और लिख क्या देते हैं, इसका मतलब क्या होता है ना, दिमाग कहीं और था, मतलब पढ़ा यहाँ रहे हैं लेकिन सोच कहीं और रहे हैं। बस यही वाला परिस्थिति स्टूडेंट के साथ यदि है तो वो स्टूडेंट पढ़ाई में एवरेज या वीक होता है, पढ़ाई में कमजोर या एवरेज स्टूडेंट होता है ना, यही सब होते हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट वो होते हैं जो पढ़ाई के समय दिमाग पढ़ाई पर रखते हैं, उनका दिमाग और कहीं ना खाने पर है ना पीने पर है, ना सोने का सपना देख रहे हैं कि सो लेते कितना अच्छा, ना कहीं घूमने का मन है, आपका मन उस स्थान पर पहुंचा हुआ है। मन तो क्या है, मन तो लंदन पहुंच जाएगा कभी, मन तो मंगल ग्रह पहुंच जाता है, मंगल ग्रह आप वीडियो में देखें तो मंगल ग्रह भी पहुंच जाएगा, चांद पे पहुंचाएगा नहीं पहुंचेगा, लाल किला के पास पहुंच जाता है मन, है यहाँ पर और पहुंच कहाँ रहे, हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जा रहा है दिमाग। तो बताइए समझ में कैसे आएगा। तो अभी मेरे साथ वही हुआ और आपके साथ लगता है कि अभी भी हो रहा है और घर पे होते ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है मन पे जो कंट्रोल कर लिया, ठीक है, वो पढ़ाई में दुनिया का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकता है। हाँ या ना, क्या हम गलत बोल रहे हैं? इस पर जिसका काबू है, आसान नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं, हम मेरा खुद काबू नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन आसान नहीं है लेकिन असंभव नहीं है। मेडिटेशन बार बार बोलते हैं, सुबह उठिए क्या कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन वही योगा का हिस्सा है ना। पांचों चक्र को जगाइए, 5 चक्र, भूमि गगन वायु नदी और क्या, भूमि चक्र जगाइए, गगन चक्र जगाइए, वायु चक्र जगा दीजिए, जल चक्र जगाइए, ठीक है। ये सब चीज़ भी सीखना होता है, ये सब चीज़ हम सीखे हैं, कैसे देगा सर? हम सीखे हैं खुद, हम आज तो नहीं कर पाए सुबह उठे, कोशिश करने वाले हैं प्रयास करने का, ठीक है। क्या सच में ये काम करता है, लेकिन ध्यान वहाँ भी क्या लगाना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, दूसरा वाली बात है। लेकिन बस इतना बोलेंगे कि मन लगाइए, मन लगाइएगा तो आपको पढ़ाई, आपका जो पढ़ाई है वो मन में जल्दी जल्दी जाएगा, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कम समय में आप ज़्यादा चीज़ पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसी से आपका कुछ भला होगा, ठीक है। नहीं तो ये समय जो है ना, समय इतना वो है, मतलब निर्दयी है, हाँ कीमती तो है ही, हम अपने तरीके बता रहे हैं, समय इतना निर्दयी है कि भला नहीं करेगा समय, आपको भाला भोकेगा, भाला समझते हैं, भाला इंसानों को भाला भोकने पर लगा हुआ है समय। लेकिन यदि आप समझदारी से काम कीजिएगा तो ये समय आपको आगे बढ़ा देगा। तो मन यहाँ रखो, समझ में आ गया, बोलिए हाँ। बोल दिया हाँ, लेकिन कहाँ नहीं समझ में आया आपको, आप पूछें कि शेयर फॉर्म से क्यों लिखे सर, खाली हाँ डिस्काउंट वगैरह सर, इसीलिए सर। अच्छा, ये जवाब सही भी नहीं है कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट डेबिट में जाता है सही है, लेकिन डिस्काउंट क्यों नहीं लिखे सर, डिस्काउंट किसने नहीं लिखा है सर? क्यों नहीं जानते, बोलो नहीं जानते सर, बताइए जबरदस्ती कैसी है। हमको पता है, स्टूडेंट को हम जानते नहीं, कौन बताएगा नहीं, तुम बताओ, चलो मौका दिए, बताओ, नहीं पता, तुम कुछ भी बोलेगा वहाँ पहुँच नहीं पाएगा जहाँ तुमको बताना है, मतलब जो बताना है, आपको भी चाहिए मौका, तो बोलिए। देखिए क्या होता है यहाँ पर, डिस्काउंट होता डिस्काउंट है, लेकिन नाम क्या लिख रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट में डिस्काउंट लिखते हैं, यहाँ पर कौन सा अमाउंट दिखाएंगे हम लोग, फॉरफीचर सामने डिस्काउंट अमाउंट दिखाएंगे, कौन सा अमाउंट, लेकिन फॉरफीचर क्यों दिखाते हैं, ध्यान सुनना, जब फॉरफीचर करते हैं, जनरेट किए हम लोग, फॉरफीचर ऑफ शेयर सीखे ना, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का जनरेट किए थे, तो फॉरफीचर का जनरेट जब करते थे तो एंट्री क्या होता था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो मान लो कि फर्स्ट कॉल पे बाकी, मान लिया किससे बाकी पैसा, मान लो कि जो शेयर होल्डर था उसके पास 200 शेयर था, एक शेयर का दाम 10 रुपये था, मतलब उसको 2000 रुपये देना था, कितना कैपिटल देना था, और वो फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये देना था, नहीं दे पाया, जो दिया 600 तो कितना दे दिया, 1400 तो दिया, वही ना प्रॉफिट होता है जब होता है, तो 1400 रुपये दिया। अब कंपनी का ये 1400 रुपये जो दिया उसको कैपिटल नहीं डालेगा, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये 1400 रुपये कहाँ जाएगा, कैपिटल, तो कंपनी का कितना कैपिटल घट गया, 2000 घट गया ना। अब कंपनी क्या डिसाइड किया कि ये जो 200 शेयर था इसको फिर से रीइशू करेंगे, क्या करेंगे, रीइशू करेंगे, लेकिन कोई भी इसको खरीद नहीं रहा है, तो कंपनी लालच दिया, कंपनी लालच क्या दिया कि बोला कि 8 रुपये में बेच रहे हैं, कितना में, 10 का शेयर है लेकिन बेच कितना में, रीइशू कितना कर रहा है, 8 में, 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में रीइशू कर, डिस्काउंट पे इशू किया ना, तो इसको 2 8 1600 रुपये मिलेगा, रीइशू करने पर जो पैसा आएगा कितना रुपये मिलेगा, 200 गुना 8 1600 रुपये आएगा। कैपिटल कितना घट रहा था, 2000 ना, अभी कितना रुपया आया रीइशू करने से, अभी भी कितना घट रहा है, 400 रुपया डिस्काउंट हुआ ना, तो 400 रुपया निकालेंगे कहाँ से, ये फॉरफीचर कितना रुपये जमा था, 1400, तो ये यूज कर सकते हैं यहाँ पर यदि आप डिस्काउंट में रीइशू करते हैं, तो फॉरफीचर से ही निकाला जाएगा, 400 रुपये जो कैपिटल घट रहा था वो कैपिटल का अमाउंट कहाँ निकालेंगे, फॉरफीचर, तो 1400 रुपया में से 400 निकालेगा, यहाँ कितना बचेगा, 1000 बचेगा, कितना बचेगा, तो ये कैपिटल रिजर्व में 1000 ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, 1000 ट्रांसफर होगा। तो ये फॉरफीचर इसी का यहाँ लिखा है, क्योंकि ये 1400 रुपये आपका कितना डिस्काउंट निकल रहा है, 400 ना, तो 400 रुपये हम लोग डिस्काउंट का अमाउंट किससे काट के ला रहे हैं, फॉरफीचर से, 1400 में, तो यहाँ पर फॉरफीचर अकाउंट 8 में, यहाँ फॉरफीचर 8 में, यहाँ फॉरफीचर कहाँ है, फॉरफीचर का रूल बताए थे, क्या बताए थे, फॉरफीचर भी क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, क्या होता है फॉरफीचर, लायबिलिटीज होता है, वो बढ़ेगा तो क्रेडिट में दिखाते हैं और घटेगा, यहाँ लोगों को बढ़ा था फॉरफीचर, 1400 रुपये आया था इसलिए बढ़ा था, इसलिए क्रेडिट में था, अब 1400 में हमको निकालना है डिस्काउंट का अमाउंट, तो वो घटेगा इसलिए डेबिट, ठीक है, नहीं समझे, चेहरा से कहीं लग रहा है नहीं समझे,
जो हम समझाना चाहें, क्या समझाना चाहें कि यहाँ पर डिस्काउंट के कारण हम लोग क्या लिखे हैं, शेयर फॉरफीचर। तो डिस्काउंट ना लिख के फॉरफीचर क्यों लिख रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं ना हम। तो क्या समझ में आया कि डिस्काउंट ना लिख के फॉरफीचर क्यों लिखें, क्योंकि फॉरफीचर में जितना अमाउंट है ना, डिस्काउंट देने से जितना कैपिटल घट जाता है, वो डिस्काउंट अमाउंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 1400 रुपया हम लोग के पास है, मतलब कंपनी के पास जो आया है, वो इसका यूज कब करेगा, इसी समय के लिए करता है इसका पैसा यूज। कोई घटता तो है। हम लोग भी घर में कुछ रुपये बचा के रखते हैं, जितना कमाते हैं उसमें कुछ बचा के रखते हैं, क्यों रखते हैं, जब बुरा समय आएगा तो उसको निकालेंगे, यूज करेंगे। तो वही कर सकते हैं कि फॉरफीचर में जो 1400 रखा था कंपनी, ठीक है, ये किस लिए रखा था, जमा करके सड़ाने के लिए रखा है क्या, यही सब सिचुएशन आएगा। जैसे डिस्काउंट दे दिए, तो डिस्काउंट दे दी तो उससे जो खर्चा हो गया, उस खर्चा को रिटर्न ऑफ करने के लिए, समझे, उस खर्चे को रिटर्न ऑफ जब कर ही नहीं पाएंगे तो इसको रखेंगे क्यों जमा करके रखें इसको। तो इसलिए फॉरफीचर में से डिस्काउंट का रुपया कहाँ से रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ मतलब होता है कि कहाँ से उस पैसे को हम लोग ला रहे हैं, फॉरफीचर से, इसलिए यहाँ फॉरफीचर ही लिखना होगा। अब अभी भी दिमाग लगता है, जी सर। चलो नहीं गया तो कोई बात, मान लो कि नहीं समझ में आया अभी भी जो हम बोले, तो क्वेश्चन जब बनाएंगे तब आपको हो सकता है समझ में आ जाए 100%। नरेशन कितना होगा और क्या होगा, तो वही बीइंग जितना शेयर होगा, लिख के शेयर, सॉरी शेयर्स रीइश्यूड, क्या लिखा था यहाँ पे, रीइश्यूड एट डिस्काउंट। तीनों हो गया ना। जी सर। अब ध्यान से सुनो, जब भी रीइश्यू का एंट्री होगा, किसका एंट्री, रीइश्यू का एंट्री, चाहे पार पे हो, एट प्रीमियम पे हो या एट डिस्काउंट पर हो, जब भी रीइश्यू का एंट्री होगा, तो रीइश्यू का एंट्री करने के बाद आपको एक एंट्री करना होगा, एक एंट्री, और वो एंट्री क्या है, देखो वो एंट्री है शेयर फॉरफीचर, जो फॉरफीचर अमाउंट होता है ना, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें जो पैसा होता है उसको ट्रांसफर करते हैं, अभी बताए थे कैपिटल रिजर्व, ये लास्ट एंट्री में होता है, नहीं बोलते कैपिटल रिजर्व में जाता है फॉरफीचर अमाउंट, वो एंट्री लास्ट में करते हैं। रीइश्यू एंट्री के, रीइश्यू का एंट्री जब हो जाता है उसके बाद करते हैं। देखो नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अभी जो पीछे एग्जांपल बताए थे कि 1400 रुपये फॉरफीट हुआ था, उसमें से 400 डिस्काउंट दिए रीइश्यू के टाइम में, तो 400 उसी से निकाले, तो वहाँ पे 1000 बचा, वही 1000 रुपये कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो अभी हम लोग को बहुत कुछ सीखना है, एक ही था, चलिए इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ